नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने शुक्रवार को कहा कि सरकार और केंद्रीय बैंक रुपए में सीमा पार व्यापार करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी ट्रायल फेज में है और आरबीआई डिजिटल रुपए के लॉन्च पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। होलसेल पायलट के सफल लॉन्च के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 1 दिसंबर को अपना रिटेल सीबीडीसी प्रोजेक्ट शुरू किया। आईएमएफ कॉन्फ्रेंस में अपने मुख्य भाषण में दास ने कहा कि 2022-23 के लिए वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण के साथ साउथ एशिया रीजन में ज्यादा इंट्रा रीजनल ट्रेड, विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लूमबर्ग न्यूज के 5 जनवरी को बताया कि फ्रांस के केंद्रीय बैंक ने गवर्नर ने सख्त क्रिप्टो लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की वकालत की है। बैंक ऑफ फ्रांस के गवर्नर ने इस हफ्ते एरिस फाइनेंशियल सेक्टर से कहा कि फ्रांस को जल्द से जल्द नियमों को लागू करना चाहिए। 2022 की सारी उथल-पुथल एक साधारण विश्वास को बढ़ावा देती है और वजह से फ्रांस को जल्द से जल्द एक कंपल्सरी लाइसेंस की ओर बढ़ना चाहिए, सिर्फ डीएएसपी रजिस्ट्रेशन ही नहीं। फ्रांस में पूर्ण डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंसिंग वर्तमान में ऑप्शनल है और ब्लूमबर्ग का सुझाव है कि किसी भी फ्रांसीसी कंपनी ने पूर्ण लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। इसके बजाय आज की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 कंपनियों ने देश के फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी से कम एक्सटेंसिव रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। मेटा आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने 4 जनवरी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए 390 मिलियन यूरोज या लगभग 414 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया है। साथ ही ईयू में व्यक्तियों को ऐसा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को डेटा संचालन के आधार पर एड सर्व करने के तरीके पर फिर सोचने की जरूरत है। कंपनी का हेडक्वार्टर ड्यूब्लिन में होने के कारण ईयू में मेटा के मेन रेगुलेटर के रूप में काम करने वाले आयरलैंड के डेटा प्राइवेसी कमिश्नर के निर्णय में पाया गया कि कंपनी ने अवैध रूप से यूजर्स को शर्तों के भीतर कानूनी सहमति देकर पर्सनलाइज्ड एड्स को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। ऐसे में इस कदम को रेगुलेटर ने ईयू के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का उल्लंघन माना है। वहीं दूसरी खबर में कार मेकर कंपनी Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को मेटावर्स स्पेस पर Hyundai पेविलियन रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर Hyundai मोबिलिटी एडवेंचर के लॉन्च की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक मेटावर्स पर Hyundai पेविलियन ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत के साथ लाइव होगा। Hyundai मोबिलिटी एडवेंचर Hyundai की इमर्सिव वर्चुअल सिटी है जो यूजर्स को Hyundai के 5 फ्लैगशिप मॉडल्स के साथ वेब 3.0 के रोमांच का अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें आयोनिक 6, आयोनिक 5, नेक्सो, टक्सॉन, वेन्यू एंड लाइन शामिल है और Hyundai स्पॉटलाइट में म्यूजिकल इवेंट्स को एंजॉय करेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग ने कहा कि हम फिजिकल एक्सपीरियंसेस से परे जाकर अपने पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस के साथ वर्चुअल रियलिटी के भविष्य में ऑटो एक्सपो 2023 के लिए मेटावर्स पर अपनी प्रेजेंस का एक्सपैंड करते हुए हैं। मेटावर्स पर Hyundai पेविलियन यूजर्स को इसके अलग अलग फीचर्स का अनुभव करने के लिए ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai आयोनिक 5 पेश करेगा। आयोनिक 5 Hyundai मोटर ग्रुप के इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर पेश की जाने वाली कंपनी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जो अगली जनरेशन के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड इनोवेटिव सिस्टम है, जो क्लीन मोबिलिटी के एक नए एरा की शुरुआत करेगी। ओवर टू यू संदीप। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को घोषणा की है कि उसने एक एनएफटी प्रोजेक्ट के फाउंडर को हिरासत में लिया था और उनके खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए थे, जो दावा करते हैं कि प्रोजेक्ट के होल्डर्स को रग पुल किया है और क्रिप्टो करेंसी में 2.9 मिलियन डॉलर्स की धोखाधड़ी की है। इथेरियम एनएफटी करेक्शन म्यूटेंट एप प्लैनेट के फाउंडर 24 वर्षीय ऑर्लन मिशेल को वायर फ्रॉड के आरोप में फेडरल अथॉरिटीज द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में JFK एयरपोर्ट पर कल रात गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंच सिटीजन मिशेल यूनाइटेड अरब इमारात में रहता है। यह कदम तीसरी बार है जब फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने सो कॉल एनएफटी रग पुल स्कीम्स के ऑर्केस्ट्रार्स के खिलाफ आरोपों का पीछा किया है, जहां सिर्फ प्रोजेक्ट को छोड़ने और दूर करने के लिए इन्वेस्टर्स के फंड्स के साथ एनएफटी प्रोजेक्ट्स के क्रिएटर्स एनएफटी को कम्युनिटी बेनिफिट्स, यूटिलिटी और फाइनेंशियल पर्क्स के झूठे वादों पर बेचते हैं।
इस मामले में डीओजी का आरोप है कि मिशेल ने म्यूटेंट एप प्लैनेट एनएफटी होल्डर्स को गिव अवेज, स्टेकिंग फीचर्स के साथ टोकन और मर्चेंडाइज कलेक्शंस का वादा किया था, लेकिन उन कमिटमेंट्स में से किसी को भी पूरा नहीं किया गया और लगभग $3 मिलियन अपने पॉकेट में रख लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर शॉपिफाई के मिलियंस ऑफ मर्चेंट्स में कोई भी एनएफटी बेचना चाहता है तो कस्टमर्स को ओपनसी या मैजिक एडन जैसे डेडिकेटेड मार्केटप्लेस की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे शॉपिफाई के ब्लॉकचेन ऐप्स में से एक के जरिए एनएफटीज को मिंट और लिस्ट कर सकते हैं। वैनली, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ने आज अपने शॉपिफाई एनएफटी माइनिंग ऐप के लिए एवलांच सपोर्ट के विस्तार की घोषणा की। ऐसे में टॉप एनएफटी प्लेटफॉर्म इथेरियम को एक तेज और सस्ते विकल्प के रूप में बताया गया, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पहले सिर्फ चुनिंदा शॉपिफाई यूजर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर सभी के लिए उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि शॉपिफाई एक मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के लाखों सेलर्स के लिए ऑनलाइन स्टोरफ्रंट्स को शक्ति प्रदान करता है। सीईओ टोबी लूट के एक वेब3 एडवोकेट है जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 टीवी।